प्यारे छात्रों, आप लोगों के समक्ष अंजन टॉपर क्लास में एक और नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। आज मिलते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये बहुतों बार एग्जाम में आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस तरह से बताऊंगा जो काफी इजी महसूस होगी। तो आइए बिना समय गवाए आते हैं प्रश्न की ओर। एक अवतल दर्पण है, मान जाइए कि एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश यह हो गया इसका प्रधान अक्ष और यहाँ पी है। तो क्वेश्चन कहते हैं, मान जाइए कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और यह वक्रता केंद्र है। तो ये हो गया आपतित किरण, यानी ये भी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। तो बीच में आप पढ़े होंगे कि दोनों के बीच में जो सीधी रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं और इधर जो कोण बना इसको आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको और ये जो दूरी है इसको फोकस दूरी कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को, और यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी आर कहते हैं। तो अथवा वो कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है, होकर जाती है और बीसी बीसी को मिलाया जिसे अभिलंब कहते हैं। तो छात्रों देखते हैं कि आप किसी भी दूरी को हम लोग ध्रुव से मापते हैं, यानी किसी भी दूरी को ध्रुव से मापी जाती है तो पी एफ देख रहे हैं कि वहां हो जाएगा एफ और पी सी आर होगा। इसको मान लिए समीकरण 1। क्या मान लिए समीकरण 1। तो परावर्तन के नियम से पढ़े कि आपतन कोण यानी ए बी सी बराबर परावर्तन कोण सी बी एफ, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो
कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब प्यारे छात्रों देखते हैं कि जब पिक्चर में आगे बढ़िएगा तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर से। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर दो रेखाएं समानांतर होती है तो ये जो कोण होता है एकांतर कोण और एकांतर कोण दोनों बराबर होती है। तो ठीक यहां उसी प्रकार यानी ए बी सी और सी बी एफ सॉरी बी सी एफ ई कोण बराबर होंगे, यानी आई ए बी हुआ आई। यहां हो गया कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, इसे समीकरण मान लिए थर्ड। अब आते हैं इससे आगे, तो यहां पर देख रहे हैं कोण एबीसी और कोण एबीसी, तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, यानी जब एबीसी और एबीसी जब दोनों में है इसका मतलब ए और ई बराबर होगा, तो सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ हुआ, यानी ई और ई कोण बराबर होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि आई आर बराबर होता है और ए आई हो गया तो आई आर बराबर होंगे। समीकरण इससे 4 मान लेते हैं। अब प्यारे छात्रों आप लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज हुए। जब समद्विबाहु त्रिभुज हुए इसके दो भुजा बराबर होंगे, तो आप जानते हैं कि जैसे ये त्रिभुज हुआ, अगर ई और ई कोण बराबर है ई और ई भुजा बराबर होगा। उसी प्रकार मान रहे कि यहां पर लेते हैं, अगर ए और ए कोण बराबर है तो बन रहे जिससे कोण बनता है ए और ए हुआ बराबर होंगे, यानी इसके हिसाब से सी एफ और एफ बी, यानी सी एफ बराबर एफ बी बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं। अब आगे आते हैं तो देखिए यदि P और B के बीच की दूरी नगण्य हो, मतलब मान रही है कि E और B और P की दूरी नहीं है, तब तो दोनों बराबर होंगे और यहां हो जाएगा कि सी पी बराबर एफ पी बराबर एफ बी होगा, और इसे मान लिए 6। तो यहां पर देखिए कि दोनों एफ बी बराबर है, तो समीकरण तो समीकरण 5 और 6 से आप देख रहे हैं कि सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी। अब हम आते हैं प्रश्न की ओर, तो वहां कहा था कि माने हम जांचना है, तो पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी,
तो यहाँ हो गया पी सी, यहाँ पर देख रहे हैं कि सी एफ बराबर एफ पी, तो लिख देंगे पी एफ प्लस पी एफ, यानी दोनों बराबर है। यहाँ पर देख रहे हैं तो पी सी बराबर हो गया 2pf, यानी पी सी का मान है आर, आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण रेख में, और पी एफ का मान है एफ, यानी आर बराबर 2f। इस तरह से यह एक फॉर्मूला प्राप्त होती है। फिर यहाँ अगर हम 2 गुना में भाग भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगी एफ बराबर आर बटे 2, ये भी एक फॉर्मूला हुआ। तो इनसे यह होता मालूम कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। और इसका बहुत इस्तेमाल होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से यानी एफ बराबर आर बाई 2, ये आर बराबर 2f प्राप्त होता है। यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेमी हो तो वक्रता त्रिज्या, तो आपको हम तुरंत बताएं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यानी जब वक्रता त्रिज्या हमें दिया है ए बराबर 10 सेमी, और निकालना है आर बराबर 2f, यानी 2 गुणे 10 इक्वल टू 20 सेमी। यानी जब एफ दिया हो और जब वक्रता त्रिज्या पूछे तो दुगुना कर देते हैं। जब वक्रता त्रिज्या देती है, अब फोकस दूरी पूछेगा तो आधी कर देंगे। इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। फिर आपको अंत में एक एक न्यूमेरिकल को बताएंगे। तो आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कुछ शर्त है। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के शर्त। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 शर्त है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 3 शर्त है। पहला तो कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण का होना आवश्यक है। यानी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण का होना आवश्यक है। किरण का होना आवश्यक है। जब रूल में आते हैं तो पहला कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही जाएगा। गुजरेगा। यानी मान लीजिए कि अवतल दर्पण है,
और नियम कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, इस मुख्य अक्ष समानांतरी किरण गई तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही गुजरना चाहिए। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरना चाहिए, यह प्रतिबिंब बनने का पहला शर्त। दूसरा कहता है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी रेखा, उसी किरण यानी वक्रता केंद्र से ही जाएगा। गुजरेगा। जैसे कि मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, यह हो गया उसका प्रधान अक्ष। कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है, यानी आप इसको सी मान जाए, अगर गया तो किरण भी रिटर्न इसी से करेगा। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरा शर्त यह है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जैसे वक्रता केंद्र से गई तो वक्रता केंद्र से रिटर्न आनी चाहिए। और तीसरी शर्त कहती है, तीसरी शर्त यदि मुख्य फोकस से आती हुई किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। जैसे कि यह हो गया अवतल दर्पण, और मान जाइए एक किरण को हमने भेजे, एफ से होती हुई गई, तो जब रिटर्न आएगा तो मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाएगी। यानी यदि कोई किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इन तीन नियम को पालन करना पड़ता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक एक प्रश्न के प्रतिबिंब को भी लेंगे तो आप लोग बने रहें, स्पष्टतः आप लोग को समझाया जाएगा। देखते अगली, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जैसे इस पिक्चर को लीजिए कि यह अवतल दर्पण है, और ये उसका प्रधान अक्ष है। पे एफ से, और इसमें कोई वस्तु यहां पर है, और यहां से किरण निकली, तो जो ये किरण गए तो ये किरण यहां से रिटर्न करेगा, मुख्य फोकस से होगा। ये
तो इकट्ठा नहीं, एक आभास किया गया कि अगर किरण इधर जाती और ये अगर इधर जाती, ये जो हुआ प्रतिबिंब बना, यानी ए बी और ए डैश बी डैश, यानी जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में एक यही केस है जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। दूसरे केस में आते हैं कि मान जाए यहां मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखा हुआ है, तो एक किरण गई तो यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, दूसरा किरण गई यहाँ यानी सी और इसी पर आएगा। इसमें देखा गया कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, यानी जब कोई अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाए उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक तो उल्टा बनेगा, जब भी वास्तु प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरी केस आते हैं जब वस्तु F और C के बीच हो, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए जब कोई वस्तु C और F के बीच रखा जाए जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब बनेगी। इसको गौर करते हैं, एक किरण गया यह लौटेगा मुख्य फोकस से होकर, दूसरे किरण को भेजा गया यह लौटेगा यानी इस पिक्चर को फिर से देख लिया जाए। यदि कोई अवतल दर्पण में वस्तु को F और C के बीच में रखा जाए, यानी F और C के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए, उसका प्रतिबिंब और मान लीजिए ये भी वस्तु है तो दूसरा किरण गया इस तरह से जाती है, आप देख रहे इसी पर लौटेगा और यहां कटती है, यानी कि ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बना यहां अनंत पर बनती है
वक्रता केंद्र अनंत पर बनता है। और यहाँ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश और बी डैश, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी देख रहे हैं ए भी वस्तु है और इसी का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, कितना बड़ा है। और फोर्थ केस में जब आते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए और जब कोई वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब को देखते हैं। ये जो प्रतिबिंब किया यह मुख्य अक्ष से होकर गुजर गई, दूसरे किरण को दिए मुख्य अक्ष से, यह इस प्रकार। यानी नियम है अवतल दर्पण में ऐसे देखिए, आपको बताता हूं फिर से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किरण यहां से कम 2 किरण गुजरेगा। ये सीधा गया, मुख्य समांतर है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरा, एक मुख्य फोकस से गुजारे तो मुख्य समांतर हो गया। तो जो वस्तु बना आप देख रहे हैं समान, यानी वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के समान बनेगा। यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और एफ के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कल्पना कीजिए यह अवतल दर्पण है, पी हो गया, और वस्तु को जो रखा गया है वह सी के बाहर रखा गया, यानी सी के बाहर जब वस्तु को रखी जाती है इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसको देखते हैं। मान लीजिए यहां पर एक वस्तु रखा गया, यहां से किरण निकली, ये भी वस्तु है, गौर से देखिए, तो यहां से किरण दिए समानांतर, मुख्य अक्ष से समानांतर गया तो यह गुजरेगा एफ से होते हुए, और एक किरण को दिए, आप इसे में गौर कीजिए, कहे थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण होना चाहिए, एक किरण गया मुख्य फोकस से होती हुई, तो पढ़ा के आए अगर कोई किरण मुख्य फोकस जाती है तो मुख्य फोकस से ही रिटर्न करेगी। इस प्रकार इसका प्रतिबिंब यहां बना, यानी ये जो बना ए
डैश और बी डैश। यानी जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। जो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, एवं वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। यानी ए भी वस्तु हुआ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हुई। अब छठे पोजीशन में जब आते हैं तो हुआ केस या छठा लेते हैं कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए, यानी वस्तु को जब वस्तु अनंत पर हो, यानी यह प्रतिबिंब हुआ, यानी दर्पण है, इसमें यह मुख्य अक्ष एक से वस्तु अनंत पर है, तो वहां से किरण आएंगे साधारणतः यहाँ आगे कट गई, और इधर से भेजते हैं किरण को, यहाँ आगे कट गई। यानी अगर वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा मुख्य फोकस पे बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो जब आगे आते हैं तो कहा देखिए फिर से आपको कहते हैं कि अब एक के साथ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ऐसे एक देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है और वह प्रतिबिंब होता है जैसे यहां से किरण दी तो इधर एक गुजर गया, फिर यहां से किरण दी ये उधर गुजर गया। तो उम्मीद किया गया कि अगर यह किरण इस तरफ आती और यह जाती तो यहाँ एक प्रतिबिंब का निर्माण होता। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण तो नहीं करना, लेकिन लेते हैं अवतल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप देखेंगे अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बना, छोटा बना, वस्तु के बराबर भी बना। तो अवतल दर्पण में तीनों साइज का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा, छोटा और वस्तु के समान आकार का। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा छोटे बनता है। तो इनके उपयोग को देखते हैं।